हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में अपन 100 क्वेश्चनों पे बात कर चुके हैं, उनके सॉल्यूशन पे बात हो चुकी है और अब अपन आखिरी 50 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ स्कूल लेक्चरर जो कॉमर्स का 2022 का आरपीएससी ने पेपर लिया उसके सॉल्यूशन की। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 101 पे क्वेश्चन आया था, अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर नेचर के आधार पे कहें तो एंटरप्रेन्योर का कौन सा टाइप इनमें से होता है? फैबियन एंटरप्रेन्योर, जॉइंट सेक्टर एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर। तो उद्यमिता आपके कोर्स में था और इस पे ही क्वेश्चन आया है। तो आप ये जानते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उद्यमी होते हैं, कुछ तो बहुत इनोवेटिव होते हैं, नए नए आइडियाज को अपनाते हैं। कुछ इमिटेटिव होते हैं, उनकी नकल करते हैं। कुछ फैबियन होते हैं, बहुत नाटक करते हैं, बहुत ही स्लोली या ग्रेजुअली अपनाते हैं उसको, परिवर्तन को, या कहें नए आइडिया को। और एक होते हैं ड्रोन, वो तो बिल्कुल एक्शन लेते ही नहीं है और वो तो पुराने तौर तरीकों से ही काम करते हैं। तो ये जो फैबियन होता है ये नेचर के आधार पे टाइप होता है। तो ये इसका आंसर था। ये उद्यमियों के प्रकार लिखे हुए हैं। नव प्रवर्तक उद्यमी नई नई टेक्नोलॉजी में यकीन करते हैं। अनुकरणशील या नकलची उद्यमी इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर एक बार कोई इनोवेट कर देता है तो थोड़े दिनों में उसके फायदे देख के उसकी नकल कर लेते हैं। सावधान उद्यमी एंटरप्रेन्योर, ये फैबियन आपके एंटरप्रेन्योर है, इसके बारे में मैं अभी और बताऊंगा आपको। और ड्रोन एंटरप्रेन्योर के बारे में भी आगे एक क्वेश्चन आने वाला है। तो एक फैबियन उद्यमी एक ऐसा उद्यमी होता है जो कंपनी के कामकाजी माहौल में नई तकनीकों को नियोजित करते समय बहुत ही संदेहपूर्ण रवैये का उपयोग करता है। संदेहपूर्ण रवैये का मतलब होता है ना तो वो नई तकनीक को बहुत सही मान के चलता है और ना ही बहुत गलत मान के चलता है। जस्ट वो वेट एंड वॉच करता है और कुछ ज्यादा ही वेट करता है, ज्यादा ही देखता है। और वो नवीनतम तकनीकों के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं। जहां तक संभव हो उन्हें अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे बच बच के चलता है ना कोई आदमी, बहुत आपने देखा होगा, बहुत सावधानी से चलता है, वैसा। ठीक है, उनके हिसाब से ये जो अभी मौजूदा टेक्निक है वो सफिशिएंट है, उससे काम चल जाएगा। और ये ओल्ड स्कूल के एंटरप्रेन्योर होते हैं, पुरानी सोच वाले एंटरप्रेन्योर होते हैं। ये नई तकनीक का इस्तेमाल तभी करते हैं जब इनकी कंपनी को भारी नुकसान होने की संभावना हो। मतलब ये इनमें चेंज करने की गुंजाइश तो होती है, बशर्ते इन्हें ये लगे कि बहुत भारी नुकसान हो सकता है अगर चेंज नहीं किया तो ये इनका टाइप था। खैर, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सैंपल पेपर्स में बहुत बार पूछा है, जो सैंपल पेपर्स आपने किए हैं, काफी बच्चों ने सॉल्व। तो देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी किसको देगी? या तो कंपनी देगी अपने डायरेक्टर्स को, या एम्प्लॉयज को, या दोनों को। क्यों देगी? ये जो डायरेक्टर्स या एम्प्लॉय होंगे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड कराएंगे। मतलब ये किसी यूं समझिए कि नई तकनीक का इजाद करेंगे, नई मेथोडोलॉजी लाएंगे, कोई ऐसी नई चीज डिजाइन करेंगे जिसका पेटेंट करवाया जा सके, कोई नो हाउ यानी कोई तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराएंगे। मतलब संस्था का प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ावा देंगे तो कंपनी खुश होके इनको या तो फ्री में देगी या डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स देगी और उसे कहा जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर। मैं तो टेक्निकली आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। स्वेट का हिंदी में मतलब होता है स्वेद या पसीना, जिसका अर्थ होता है। तो मेहनत के बदले इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। इसके द्वारा दिए जाते हैं किसी कंपनी द्वारा अपने निर्देशकों को या कर्मचारियों को। मैंने हाईलाइट कर रखा है। और क्यों देंगी? क्योंकि बदले में वो हमें बौद्धिक संपदा अधिकार, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड करवाएंगे, या हमारे को कोई नो हाउ देंगे, या कोई वैल्यू एडिशन वो करेंगे। ठीक है, और या तो गैर नकद प्रतिफल, या तो मतलब बहुत ही उनको सस्ती रेट पे दिए जाएंगे, इनफैक्ट फ्री में तो वैसे नहीं देते। तो ऐसे शेयर्स को आप कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। 103, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1930 को, 1 अप्रैल 1935 को, 1937 को, या 1938 को? तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। दो ईयर इंपॉर्टेंट है, एक 1935 और एक है 1949। 1949 में तो इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। चलिए एक बार देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो एक्ट जो लगता है वो है आरबीआई एक्ट 1934 और जो स्थापना वर्ष है वो है 1 अप्रैल 1935। हालांकि शुरू में निजी स्वामित्व यानी पर्सनल ओनरशिप वाला था। 1949 में राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। चलिए नेक्स्ट है, अ लेक्चर डिलीवर्ड टू स्कूल स्टूडेंट बाय एन एक्सपर्ट इज नोन एज। वेल, अब आप देखिए कि ये वैसे है तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन। ये मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, स्कूल प्रेमाइसेस है
और बाहर से ये एक्सपर्ट आते हैं और बाहर से एक्सपर्ट आके इन लोगों को मान लीजिए एक लेक्चर लेते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो ये क्या है, ये किस तरह का कम्युनिकेशन है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो इसका आंसर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसकी इंग्लिश से ही आप इसको पकड़िए। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ए स्कूल है और ये बी स्कूल है, इसके बीच में अगर कोई मैच होगा तो उसे कहा जाएगा इंटर स्कूल। ठीक है, दो स्कूलों के बीच में मैच होगा। सपोज करो ये ए स्कूल है और ए स्कूल की इस क्लास और इस वाली क्लास के बीच में मैच होगा तो उसे कहा जाएगा इंट्रा इंट्रा स्कूल। यानी स्कूल के अंदर अंदर ही अगर कोई मैच हो रहा है, अंदर अंदर की टीमों के बीच में हो रहा है, तो वो कहलाता है इंट्रा स्कूल। दो स्कूलों के बीच में होता है तो इंटर स्कूल, दो देशों के बीच में होता है तो इंटरनेशनल। तो इंटर वर्ड होता है जहां पे दो हो, दो देश, दो स्कूल, दो स्टेट, इंटर स्टेट मैचेस होते हैं। ठीक है, अब इसकी हिंदी में थोड़ा मेरे को डाउट है कि ना इसकी जैसे इंटर की हिंदी क्या होगी, इंटर स्कूल की अंतः स्कूल या अंतरा स्कूल, उसमें डाउट है। लेकिन इंग्लिश में क्लियर होता है। यही कंफ्यूजन इनको भी हो गया है। इवन जब मैं आपको बताऊं, आप जो मैंने पिछले वीडियो में जो 64वां क्वेश्चन बताया, आप या तो उसकी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है या ये जो 104 नंबर पे आप क्वेश्चन देख रहे हो उसकी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। क्या है वो तो तुम देखोगे। 64वां क्वेश्चन आपका था क्षैतिज एनालिसिस वाला, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वाला, तो इंग्लिश में क्लियर है। ठीक है, अगर मान लो कि स्कूल की कोई फैकल्टी होती, स्कूल में ही कोई लेक्चर डिलीवर करती, तो वो होता है इंट्रा पर्सनल, इंट्रा। लेकिन बाहर से कोई आया है तो वो है इंटरपर्सनल। ठीक है, होप मैं आपको बता पाया। द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड, अग्रीमेंट। अगेन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे लगता है लैंग्वेज ये चूक गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपन पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, तो साझेदारी संलेख। ठीक है, पर फर्म में वैसे भी अपने को पता है राइटिंग के अंदर जो अग्रीमेंट होता है, फर्म में जो अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स में, वो आपका साझेदारी संलेख ही कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। नेक्स्ट इज हाउ कैन रेसिस्टेंस टू चेंज बी रिड्यूस्ड? देखिए जब भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तनों का विरोध होता है। आप मान लीजिए बॉस है, आप अपनी संस्था में कोई भी परिवर्तन करना चाहेंगे ना, तो वो उसको अधिकतर प्रायः कर्मचारी उसका विरोध करेगा। तो आप मतलब उसको कैसे कम करोगे? अगर वो वहां से रेजिस्ट करेंगे तो आप उसको कैसे कम करेंगे? उनका वर्कलोड बढ़ा देंगे, उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल करेंगे, उनको फाइनेंशियल लॉस का खतरा दिखाएंगे, या इफेक्टिव लीडरशिप? तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। आप इफेक्टिव लीडरशिप लेंगे और कहें एक तरीका होता है जैसे बोलते हैं साम दाम दंड भेद, हर कैसे भी करके, ये वैसे साम दाम दंड भेद हर चीज में चलता है, तो कैसे भी करके आप उनको समझा के परिवर्तनों का प्रतिरोध कम करेंगे। जैसे मैं अभी आगे बताता हूँ कि आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, उन तक अपनी बात आप प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए, उनको पार्टिसिपेट कीजिए। मतलब जब निर्णय लिया जा रहा था तो उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। उनको आप कहिए कि आप टेंशन मत लो, आप उनको फैसिलिटेट करो, सपोर्ट करो। ठीक है, मतलब कभी भी आप अपने कर्मचारी को नया रोल देंगे, नई जिम्मेदारी देंगे, शायद वर्किंग आवर्स चेंज करेंगे या उसकी टेरिटरी चेंज करेंगे, कुछ भी आप चेंज करेंगे तो पहले वहां से विरोध आएगा ही आएगा। लेकिन ये सब कुछ तरीके जैसे मैंने बताया, आप उन्हें एजुकेट करके, उन्हें साथ अपने निर्णय में शामिल करके, उनके साथ नेगोशिएट बार्गेनिंग करके, उनको पटा के मैनिपुलेट करके कि तेरा फायदा है, देख इसमें आगे जाके तू बॉस बन जाएगा, ऐसा वैसा, या कोर्जिन कई बार दबाव डाल के भी, ये सब तकनीकें हैं। तो ये सब कुल मिला के अगर ये सब आप करते हो तो ये इफेक्टिव लीडरशिप में आ जाएगा, प्रभावी नेतृत्व में आ जाएगा। हु डेवलप्ड जिक्साओ मेथड ऑफ टीचिंग? इसमें से किसने जिक्साओ मेथड डेवलप किया था? जॉनसन, डेविड एंड रॉजर ने, शैरन एंड शरन ने, इलियट एरनसन ने, या स्लेवन ने? तो ये इलियट एरनसन ने किया था। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी है तो आई डोंट नो मच अबाउट कि जिक्साओ मेथड क्या होता है। 108 द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1. द कंपनी इज गोइंग टू इशू बोनस शेयर. आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी विल। कहता है कि पहली बात तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और अगेन कोई कहे कि ये सब थ्योरी क्वेश्चन है तो मैं कहूंगा नहीं, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि ऊपर आता है डेट
और नीचे आता है इक्विटी। अगर अपन अज्यूम करें कि 2:1 अभी है, वो तो कह भी रखा है, अज्यूम ये करना है कि डेट आपका 2 लाख रुपए है और इक्विटी आपका 1 लाख रुपए है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं अभी राइट नाउ ये सिचुएशन है। अब ये क्या इरादा रखते हैं, ये बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए बोनस शेयर का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये है कि बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं और उससे होता क्या है कि उससे आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये भी होगा कि आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाएगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि बोनस शेयर दिए जाते हैं तो रिजर्व्स में से दिए जाएंगे, तो इसका प्रभाव क्या हुआ, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी और आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ओवरऑल आपकी इक्विटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल भी इक्विटी के अंतर्गत आता है, तो ये थोड़ा प्लस हो गया, और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इक्विटी के अंतर्गत आता है, थोड़ा माइनस हो गया, तो ये थोड़ा प्लस होके थोड़ा माइनस होके ये बराबर हो गया। तो आपका मतलब इक्विटी का साइज वही रहेगा, जो आपका इक्विटी का साइज अभी है, इक्विटी का साइज आपका वही रहेगा, तो आपके रेशियो में कोई प्रभाव नहीं होगा, नो नॉट ऑल्टर, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर यही है कि बोनस शेयर इशू करने से भी, ऐसा नहीं है कि बोनस शेयर इशू करने से पूछता शेयर कैपिटल क्या होगा, अगर ये शेयर कैपिटल पूछता तो बढ़ेगा, ये पूछता रिजर्व एंड सरप्लस का क्या होगा तो कम होगा, लेकिन इक्विटी पे क्या होगा तो इक्विटी पे कोई अंतर नहीं होगा, इक्विटी पे कोई अंतर हुआ नहीं, डेट पे तो कोई अंतर था ही नहीं, तो फिर आपका कुल मिला के कोई प्रभाव नहीं आंसर आएगा। 109 which central tendency has been used to measure the average level of wisdom of the student in a class। एक कक्षा है, कक्षा में जो छात्र हैं उनकी आपको बुद्धि का औसत स्तर पता लगाना है कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं, डल हैं, किस तरह के बच्चे हैं, उनका आपको बुद्धि का लेवल अगर पता लगाना है तो आपको मीडियन का यूज करना चाहिए, ठीक है। मीडियन एक्चुअली क्या होता है, मीडियन जो होता है वो पोजीशन बेस्ड एवरेज होता है, ठीक है। तो ये समझो अगर स्टार्टिंग पोजीशन है और ये है एंड पोजीशन, तो ये देखा जाता है कि जो मिड पोजीशन, जो ठीक बीच में खड़ा है बच्चा, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या आईक्यू लेवल क्या है। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, मतलब क्लास का स्टैंडर्ड हाई है, और अगर जो बीच में खड़ा है बच्चा वो भोंदू सा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि स्कूल का हाल क्या है। तो मीडियन इसका सही आंसर है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। As per the Social Audit Assessment Index report, social audit is applicable to which of the following scheme? तो बहुत ही टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे, सोशल ऑडिट से क्वेश्चन आया, क्योंकि ऑडिट आपके कोर्स में है, अपन कहें रूरल डेवलपमेंट भी आपके कोर्स में है, तो उनको मिलाते हुए क्वेश्चन बनाया गया, बट आई थिंक इट्स अ टफ क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कि जो सोशल ऑडिट असेसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 है, अब किन किन क्षेत्रों में या किन किन योजनाओं का सोशल ऑडिट होगा, तो मनरेगा का होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का होगा, और ये जो इस सपोर्ट असिस्टेंस दिया जाता है, जो सहायताएं दी जाती है, उसका भी सोशल ऑडिट होगा। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, डी इसका आंसर है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ कि जो मनरेगा है वो तो ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। तो मनरेगा की जो धारा 17 है उसमें लिखा हुआ है कि आपको सोशल ऑडिट करवानी है। इसी के अलावा राज्यों के प्रदर्शन को देखने के लिए कि भाई कौन सा राज्य कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया है। वित्तीय प्रबंधन सूचकांक, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, इसका एक इंडेक्स जारी किया गया है, और उसका एक पैरामीटर है सोशल ऑडिट कराना। वन ऑफ द पैरामीटर इज सोशल ऑडिट कराना। तो ये जो मंत्रालय होता है उसने प्रधानमंत्री की आवास योजना जो ग्रामीण एरिया में होती है, प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम रूरल वाली, और ये जो आपकी सामाजिक सहायता कार्यक्रम होता है NSSP, इसका फुल फॉर्म नीचे लिखा है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSSP, इन सब क्षेत्रों में भी सोशल ऑडिट किया जाए, ऐसी गाइडलाइंस स्टेट्स को दी है। Which of the following is not an element of promotion mix? इनमें से क्या प्रमोशन मिक्स में नहीं आता? तो मार्केटिंग एक बड़ा टॉपिक है, और मार्केटिंग के अंदर एक चीज आती है प्रमोशन। तो प्रमोशन में 5 चीजें शामिल होती हैं, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। तो ब्रांडिंग उसमें नहीं है। एक्चुअली ब्रांडिंग तो एक तरह से आप चाहते हैं, आपका गोल होता है, ये सारे तो होते हैं आपके तरीके, ये सारे तो होते हैं आपके प्रमोशन के तरीके, अपनी सेल वगैरह को बढ़ाने के तरीके, और जो एंड रिजल्ट वैसे हम चाहते हैं वो ये है कि हम एक ब्रांड के तौर पे डेवलप हो जाए, ताकि फिर माल अपने आप बिके। है, ब्रांडिंग गलत है, और मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि प्रमोशन मिक्स में एक तो आता है एडवर्टाइजिंग। जल्दी जल्दी बताऊं तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हो,
इंडोर विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन करके, ठीक है। सेल प्रमोशन में आप क्या होता है, लोगों को डिस्काउंट स्कीम्स, कूपन्स देते हैं और बल्क हैवी डिस्काउंट देके उनको पटाते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग में आप उनको डायरेक्ट मेल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं या उनको चिट्ठी पत्री लिखते हैं, अगर पुराना तरीका है तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। पर्सनल सेलिंग थोड़ा अलग है। पर्सनल सेलिंग में 1 to 1 आप उनसे मिलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में और उनको बेहतर जानकारी देते हैं, ठीक है। जैसे बायजू एक है ग्रुप, तो बायजू के जो एजेंट्स होते हैं वो पर्सनल सेलिंग में बिलीव करते हैं। वो पेरेंट्स तक पहुंचते हैं, उनके कोर्स के बारे में बताते हैं, उनको परस्यू करते हैं कि भाई आप इससे कीजिए। तो अच्छा, पब्लिक रिलेशन तो आप जानते हैं, पीआर मैनेजमेंट, इस तरह की छवि गढ़ना कि आप पॉपुलर हो जाएं। तो ये सब प्रमोशनल मिक्स होता है, लेकिन इसमें ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर में बी चार्ज। तो जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर सुनते ही हमें है ना ऐसे 10% याद आ जाता है कि 10% इंटरेस्ट लगाना है। लेकिन ये आप समझिए कि 10% मैक्सिमम है, कि अगर कोई बंदा डिफॉल्ट करता है, कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, तो आप उससे 10% से ज्यादा नहीं ले सकते। इट डजेंट मीन इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप 10% लेंगे ही लेंगे। 10% तो मैक्सिमम रेट है। 10% रेट, या आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आर्टिकल्स के अंदर जो रेट तय की है, यानी जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बने थे उस समय उसमें जो रेट लिखी हुई है, इन दोनों में से जो भी रेट कम हो, दोनों में से जो भी रेट कम हो वो लगाते हैं। मान लीजिए कि आपने आर्टिकल्स में 8% की रेट लिखी है, तो फिर 8% ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेकिन अगर आपने आर्टिकल्स में 18% की रेट लगी है तो 18% नहीं लगेगा, 10% लगेगा। तो 10% की रेट, या बोर्ड ने जो रेट की तय की है अपने आर्टिकल्स में, उसमें से जो भी कम हो वो, तो इसका आंसर ए आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। इन विच सेक्टर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि भारत में किस क्षेत्र में आपको छिपी हुई बेरोजगारी मिलेगी। तो छिपी हुई बेरोजगारी आपको कृषि क्षेत्र में मिलेगी, जहां पे कुछ लोग आपको लगेगा कि काम में लगे हुए हैं, पर उनका जो कहे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो शून्य होती है। वो ना होते तो भी काम होता है। अगले आप इमेज से पूरा समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे खेती का ही इमेज मिल गया मुझे। तो आप देखो यहाँ पे खेत को जोता जा रहा है और 5 लोग लगे हुए हैं। शायद 2 लोग भी लगते, पहला और ये वाला, तो भी काम हो जाता। बाकी 3 यूं ही भिड़े हुए हैं, तो उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखने में लगेगा घर परिवार के लोग कहाँ जा रहे हो कि साहब खेत पे जा रहे हैं, तो लगेगा सारे काम धंधे पे लगे हुए हैं। पर मैं कहता हूँ अगर ये तीनों ना भी होते तो भी क्या ही फर्क पड़ जाता। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर से आया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का और क्या नाम हो सकता है? सेंसिटिविटी इंडेक्स नंबर, कंपोजिट इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बहुत ही पॉपुलर है। देखिए, कंज्यूमर है, चीजें कंज्यूम करता है, चीजें अगर महंगी होती हैं तो उसके लिए जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। जोड़िए बात को, कंज्यूमर चीजों का कंज्यूम करता है, और अगर चीजें महंगी हो जाती हैं तो उसके लिए कहें कि जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। उसकी जीवन निर्वाह की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ये दोनों हैं। और भी थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है, या जीवन निर्वाह की लागत का मतलब क्या होता है कि आप एक एवरेज आदमी जिन चीजों पे खर्च करता है, तो सोचिए आप अपनी फैमिली में सोचिए, पैसा कहाँ खर्च होता है? भोजन पे खर्च होता है, रहने पे खर्च होता है, अगर किराए का मकान है तो परिवहन, दैट इज ट्रांसपोर्ट पे, पेट्रोल वगैरह पे खर्च होता है, ऊर्जा मतलब बिजली पे खर्च होता है, कपड़े पे खर्च होता है, शिक्षा पे खर्च होता है, स्वास्थ्य पे खर्च होता है, खुद को मेंटेन करने पे खर्च होता है, बच्चों की देखभाल पे और मनोरंजन पे। ये सब पे आपका पैसा खर्च होता है। ये आपके जिंदा रहने की लागत है, जीवन निर्वाह लागत है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इज हाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कर्मचारियों का जल्दी जल्दी उनके स्ट्रक्चर में बदलाव होना। मान लीजिए फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं। अगर इनका एम्प्लॉय टर्नओवर हाई होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि शायद जब आप अगले साल जाओगे तो 100 में से 40 लोग पुराने आपको दिखेंगे ही नहीं, उसकी जगह कोई नए लोग आपको दिखाई देंगे।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेबर के स्ट्रक्चर में तेजी से बदलाव हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, या तो छोड़ के जा रहे हैं या निकाले जा रहे हैं, फटाफट से रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, मतलब कोई टिक के काम नहीं कर रहा। तो इसका होगा क्या इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा? हरगिज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो आपका बार बार इंटरप्ट होगा, डिस्टर्ब हो गया। मान लो मेरे पास ही एक लड़का काम करता है कि वो छोड़ के चला जाए, उसकी जगह फिर दूसरे को बुलाऊं, काम सिखाऊं, तो प्रोडक्शन या आउटपुट तो डिस्टर्ब होगा, कॉस्ट विल कम डाउन। कॉस्ट भी कम नहीं होती है, कॉस्ट इनफैक्ट बढ़ जाती है। एक आध रीजन से कॉस्ट कम हो सकती है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जनरली कॉस्ट कम नहीं होती है, क्योंकि नयों की ट्रेनिंग और एजुकेशन पे खर्च हो जाता है। रिडक्शन इन ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर में कमी क्यों आएगी, उल्टा बढ़ जाएगा आपका। क्योंकि क्वेश्चन ये था कि अगर आपकी एम्प्लॉय टर्नओवर की रेट हाई है, लोग छोड़ के भागेंगे, ठीक है, तो इससे चौथा इंपैक्ट जरूर होगा, ड्रॉप इन एम्प्लॉयज मोरल, कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट आएगी। एक्चुअली क्या होता है, हर बंदा पहले किसी भी जॉब में सबसे पहले सेफ्टी देखता है, कि मतलब मैं यहाँ सेफ तो हूं ना, एक बार नौकरी पे आ गया तो फिर मेरे को बार बार हटना वटना तो नहीं पड़ेगा ना, या बॉस हटा तो नहीं देगा ना। तो वो उनके लिए एक बार के लिए सबसे मेजर कंसर्न होता है। तो जब ये इस तरह से लेबर टर्नओवर हाई होता है, लोग छोड़ के जा रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, उनको फायर किया जा रहा है, फायर मतलब गोली मारना नहीं, फायर मतलब नौकरी से हटाना किया जा रहा है, तो उनके मनोबल में गिरावट तो आती है। तो ये चौथा बिल्कुल सही है। और वैसे लेबर टर्नओवर के कुछ पॉजिटिव फायदे भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी फायदे होते हैं। पहले मैं भी आपको नेगेटिव बताता हूँ कि एक तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है, आपकी उत्पादकता को धक्का पहुंचाता है। दूसरा ये है कि आपके मोरल यानी कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट आती है। आपकी इसी की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। इसका रीजन है कि नए लोग काम आते हैं तो वो उतने एफिशिएंट नहीं होते, उतना अच्छा उनका काम नहीं होता, तो प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। आपको उनकी ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आपकी ये वाली कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, 116 बहुत ही आसान क्वेश्चन। डैश डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट का एसेंस क्या है? प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन। एंड ऑफ द डे आप इतना ये जो करते हो, प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइज करना, लोगों को डायरेक्शन यानी निर्देश देना, उनके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना, उससे आप हासिल क्या करना चाहते हो? हासिल ये करना चाहते हो कि काम स्मूथली चले, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली चले, कोई पंगा ना हो, तो कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो समन्वय जो होता है वो प्रबंध का सार होता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ये एंड आउटकम है जो आप चाहते हैं कि हो, हार्मोनी रहे हर चीज पे। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे जो अनुबंध होते हैं वो ठहराव होते हैं, सही बात है, और सारे जो ठहराव होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट पूरा सही लिखा हुआ है, और दूसरा स्टेटमेंट इससे उल्टा लिखा हुआ है और गलत है। मैं आपको बता दूं, पहले अग्रीमेंट होता है, और अगर वो कानूनी एनफोर्सिएबल है, यानी उसे राजनियम द्वारा लागू किया जा सकता है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब आप बात को समझना, अग्रीमेंट और एनफोर्सिएबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, वो अग्रीमेंट तो है ही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा ये जरूरी नहीं है। तो उन्होंने जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है वो गलत लिखा है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ होते हैं सोशल अग्रीमेंट, तो सोशल अग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, इसी तरह कुछ होते हैं रिलीजियस अग्रीमेंट, पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स, वो अग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। तो इसलिए कहते हैं कि सारे अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। पहला स्टेटमेंट पूरा सही है और सेकंड गलत ही लिखा हुआ है, तो केवल कथन ए आंसर हो जाएगा इसका, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। और ये मैंने वापस एक बार बताया है, देखिए ये अग्रीमेंट है और ये उसका कानूनी रूप से लागू हो पाना है। जहां ये दोनों मिल जाते हैं तो ये वाला हिस्से में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, ये जो कॉमन पार्ट है ना, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल डज नॉट इंक्लूड, ये टफ क्वेश्चन था। डायरेक्ट मटेरियल, जैसे अपन कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो कॉस्टिंग में अपन पढ़ते हैं सबसे पहले होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन तीनों को जोड़ के आपका बनेगा प्राइम कॉस्ट। तो ये पूछा बताओ डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा? प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आएगा, स्पेसिफिक मटेरियल फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट आएगा, मटेरियल ऑफ नॉमिनल वैल्यू इसे होल्ड पे रखते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल तो आएगा ही आएगा। तो इसके अंदर थर्ड, मेरे हिसाब से, ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, थर्ड इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ
पब्लिश कर रहा हूँ, तो उस समय तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ रही, बट आई एम वेरी मच श्योर जो मैं आंसर दे रहा हूँ काफी सर्च का, या तो नॉलेज मुझे पता है उससे दे रहा हूँ, या अगर नहीं पता है तो इधर उधर से सर्च करके दे रहा हूँ, तो सही जाने चाहिए। बाकी तो देखें आगे जाके क्या होता है। तो जो बहुत ही नाम मात्र का कीमत का मटेरियल है उसे शामिल नहीं करते। जैसे अगर आप अपनी शर्ट की बात करें तो एक शर्ट में मेन क्या होता है, कपड़ा होता है, तो वो उसका क्या है, मेन मटेरियल है, बेसिक रॉ मटेरियल है। तो आप उसके अंदर जो धागा स्टिचिंग में काम आता है, ठीक है, या जो बटन उसके अंदर लगते हैं, जब तक वो बहुत खास तरह के बटन ना हो, तो उसे आप डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो। और इससे भी मैं आपको बढ़िया एग्जांपल बताऊं, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है। मान लीजिए गोल्ड चेन है, ठीक है, एक गोल्ड चेन है और उसके अंदर एक पेंडेंट है, मतलब जो उसके अंदर एक होता है पेंडेंट वो है, और उसे एक खास तरह के स्पेशल केस या बॉक्स में दिया जाता है। यानी एक जो ज्वेलर है उसने मान लीजिए कि एक गोल्ड की चेन बनाई 40,000 रुपए की, और कस्टमर के कहने पर उसके अंदर एक स्पेशल पेंडेंट डिजाइनदार लगाया, और एक अपन ने उसको बढ़िया से केस में दिया उसको, जो केस केस ही 500 रुपए का है। तो ये सब आपका देखो, मैंने 3 एग्जांपल बताए। गोल्ड की चेन यानी गोल्ड चाहिए यानी बेसिक रॉ मटेरियल, पेंडेंट जो था वो स्पेसिफिक मटेरियल था जो स्पेशली उस प्रोडक्ट के लिए लगाया गया, और इसके अलावा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, ये सब आपका हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में। लेकिन उसकी जो गोल्ड की चेन की पॉलिश होती है, उसमें पॉलिश के लिए जो भी वो यूज करते हैं आइटम, जो भी केमिकल वो यूज करते होंगे, या टाका लगाने के लिए सोनार जो गैस वगैरह यूज करता होगा, उसका भी प्रोडक्शन में रोल है, लेकिन उनका कोई खास रोल नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो नॉमिनल वैल्यू का मटेरियल है उससे डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सी मेरे हिसाब से आंसर है। The systematic gathering, recording and analyzing of data about the problem related to the marketing of goods and services are called. मार्केटिंग पे बहुत क्वेश्चन है, लेकिन समय की मांग भी है, मार्केटिंग का ही जमाना है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेकर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट हम चाहते हैं बिके, कोई सर्विस है हम चाहते हैं कि लोग सब्सक्राइब करें, हमसे खरीदें, उससे रिलेटेड जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, तो ये सब क्या है, तो ये सब मार्केटिंग रिसर्च है। ये सब आपका मार्केटिंग रिसर्च है। जो आप इकट्ठा करोगे वो डेटाबेस होगा, लेकिन जब आप उसको एनालाइज वगैरह करोगे तो ओवरऑल इसे रिसर्च कहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बताता भी हूँ, व्हाट इज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द डेटा। तो 3 काम आपको करने हैं। पहले जाना है मार्केट में, कलेक्ट करना है डेटा, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करना है, हमें कौन खरीद रहा है वगैरह, और उस डेटा से कुछ कंक्लूजन निकालना है। इसके लिए आपको अपने टारगेट मार्केट में जाना है, कंज्यूमर से बात करनी है, कॉम्पिटिटर्स को समझना है, इंडस्ट्रीज को समझना है, और वो सब डेटा लेके आना है। ठीक है, तो ये आपका मार्केटिंग रिसर्च है। हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन आर गवर्न्ड बाय एडम स्मिथ। वेल अगेन आप कह सकते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, वैसे सीधा क्वेश्चन है, बट आरपीएससी जनरली इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन इस बार पब्लिक फाइनेंस से काफी क्वेश्चन आए हैं, और सिद्धांतों पर बहुत ही क्वेश्चन आए हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, वो सिद्धांत किसने दिया। और मैंने जैसे कहा कि यूपी पीजीटी टीजीटी वाली बुक से काफी सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इसी वजह से मुझे नहीं पता क्यों इतने सारे क्वेश्चन उस तरह के पैटर्न पे आए हैं। खैर, तो एडम स्मिथ ने टैक्सेशन के कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे। तो ये कहाँ से है, तो ये पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक से है, पढ़ने में अच्छे हैं क्वेश्चन। मतलब आप देखिए, अब इसका सोल्यूशन देखिए कि है ना, एडम स्मिथ ने कहा था कि भाई 4 गोल्डन प्रिंसिपल हैं टैक्सेशन के। पहला है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है कि देखो, एक होता है इक्वालिटी, जैसे इससे भी 5 रुपए टैक्स लिया जाए, इससे भी 5 रुपए टैक्स लिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वालिटी। लेकिन इक्वालिटी का मतलब इक्विटी नहीं होता। इक्विटी अलग ही चीज है। इक्विटी मतलब क्या है कि कोई आदमी अमीर है तो उससे आप 50 रुपए टैक्स ले लो, और कोई गरीब आदमी है तो उससे 5 रुपए टैक्स लो, क्योंकि अमीर आदमी तो टैक्स दे सकता है ना, गरीब आदमी तो बेचारे को है नहीं, तो उससे क्यों टैक्स ले रहे हो। तो आपको यहाँ पे देखो, अपना जो टारगेट है वो इक्विटी है। आपको लगेगा सर अमीर को से अपन छीन रहे हैं, अमीर से छीन रहे हैं क्योंकि हम समता स्थापित करना चाहते हैं, समानता नहीं, समता। ठीक है, सर्टेनिटी एक ये भी है कि टैक्स जो है वो सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेट लगा रहे हैं, मन मर्जी लगा रहे हैं, मतलब है ना, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैक्स जो है वो आर्बिट्रेटली लगाया जा रहा है। और
पहले से ही लॉ होना चाहिए। खैर इंडिया में ऐसा है ही है, इंडिया में टैक्स तभी लगाया जाता है जब पहले उसके लिए व्यवस्था कर दी गई हो कानून में, तभी टैक्स लगाया जाता है। तो हम सर्टेनिटी को फॉलो करते हैं। कन्वीनियंस, टैक्स सिस्टम जो होना चाहिए इजी होना चाहिए, ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जीएसटी अब जाके जुलाई 2017 में लागू हुआ था और शायद 2022 आ चुकी है अभी। 5 साल में अब जाके मुझे लगता है शायद वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है, वरना तो अभी तक तो कॉम्प्लिकेटेड ही बना हुआ था। वैसा उसको नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब टैक्स सिस्टम आपका ऐसा ऐसा होना चाहिए जिससे अधिकतम सामाजिक लाभ उत्पन्न हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी हो, क्योंकि टैक्स में गवर्नमेंट एक हाथ से लेती है और दूसरे हाथों में देती है। तो ये काम एफिशिएंटली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैसा ले लिया तो आप उसका मिसयूज कर रहे हो। गवर्नमेंट बहुत ही सोच समझ के काम करती है, ब्यूरोक्रेसी बहुत संभाल के काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम से क्वेश्चन आया कि ये जो एक्सेप्टेंस होती है, हमें पता है कि पहले एक ऑफर रखा जाता है और फिर उसको स्वीकृति दी जाती है। तो इसलिए पूछा स्वीकृति को किस धारा में बताया गया है, तो ये आपकी 2B में डिफाइन की गई है। ऑफर आपका 2A में डिफाइन किया गया है और स्वीकृति आपकी 2B में डिफाइन की गई है। तो इसका आंसर 2B रहने वाला है, तो ये C इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, वैसे अगर ये इस जमाने के एक्ट होते हैं, 1872 बहुत पुराना हो गया, मतलब ये तो 150 साल पुराना हो गया। 1872, हाँ 150 साल पुराना ये एक्ट हो गया। वरना अभी जो एक्ट डिजाइन किए जाते हैं उसमें अल्फाबेटिकली होता है, उसमें जो तो उसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस जो होता है ना, एक्सेप्टेंस ए से शुरू होता है, तो इसका जो धारा का नंबर होता है वो आगे का होता है, और जो ऑफर होता है वो ओ तो बहुत पीछे आता है, तो उसका धारा का नंबर पीछे होता, अगर ये आज के जमाने के हिसाब से होता तो। लेकिन चलो ठीक है, उस जमाने में चलो समझ सकते हैं कि अनुबंध कैसे बनेगा, अनुबंध कैसे बनेगा कि पहले कोई ऑफर करेगा फिर उसको कोई एक्सेप्टेंस देगा। तो ऑफर के लिए इन्होंने रख दिया 2A, एक्सेप्टेंस की धारा दे दी 2B, और आपस में वो ठहराव करेंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बदले में आप मुझे 5,000 रुपए देंगे। तो ये 5,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए ये हो गया प्रतिफल। प्रतिफल को 2D में डिफाइन किया गया है, और अगर सब कुछ ठीक रहा, मतलब ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू ठहराव हो जाता है, तो 2E में इसे डिफाइन किया गया है। तो ये 3-4 तो मेन धाराएं हैं, याद होनी चाहिए। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसमें जो सबसे सर्वोच्च बॉडी आपकी रहती है एक बार के लिए नेशनल कमीशन, उसका जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, उसे कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट तो खारिज ही हो जाता है, क्योंकि नेशनल लेवल का कमीशन है, स्टेट कमीशन तो है नहीं। स्टेट कमीशन में कहीं ना कहीं स्टेट का रोल होगा, पर ये तो नेशनल कमीशन है। ठीक है, और द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अपॉइंटमेंट करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हालांकि अभी आप पढ़ेंगे कि हम इनसे डिस्कस जरूर करेंगे, हम मतलब इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ये है कि इनसे कंसल्ट जरूर करेगी, लेकिन चेयरमैन को जो अपॉइंट करने का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है, केंद्रीय सरकार को है। छोटा और अच्छा क्वेश्चन। नेशनल कमीशन जो होता है उसमें कौन होगा, पहली बात तो नेशनल कमीशन में क्या होगा, एक तो वो व्यक्ति होगा जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जज है या रह चुका है। पहली बात आप समझिए कि नेशनल कमीशन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उसको हेड करेगा, और वो कौन होगा, वो या तो सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज होगा, अभी वर्तमान में होगा, या पहले प्रीवियसली रह चुका हो, रिटायर्ड होगा। और इसे साफ लिखा है टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और इसे हम प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कहेंगे। और प्रोवाइडेड दैट, लेकिन शर्त यह है कि नो अपॉइंटमेंट अंडर दिस क्लॉज शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा के बिना ऐसा वो नहीं करेंगी, और कम से कम 4 लोग तो होंगे, ज्यादा तो जो तय किए जाएं, तो 1+4 का कॉम्बो है, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर 1+4 जब ये एक्ट आया था तो उसके जो रूल्स आए थे उसमें यही था कि कम से कम 4 सदस्य। 123 हु प्रोपाउंडेड ट्रायल एंड एरर लर्निंग, साइकोलॉजी का क्वेश्चन, प्रयास और त्रुटि अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये प्रतिपादित किया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। एजुकेशन साइकोलॉजी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, एक बार और रीचेक करके मिला भी लीजिएगा, क्योंकि मेरा तो वहां हाथ तंग है, पर फिर भी जो क्वेश्चनों का लेवल है मैं देख के बता सकता हूँ। पुराने ईयर्स में जो साइकोलॉजी का लेवल थे वो आर पार लेवल था। इस साल का जो 2022 वाला अटेम्प्ट आया उसमें काफी ठीक क्वेश्चन आए हैं, लड्डू क्वेश्चन आए हैं साइकोलॉजी के, तो है। इसके बाद है द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल प्रोसेसेस,
वेल मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, आपको पता है प्लानिंग से हमारी बात शुरू होती है और कंट्रोल तक जाती है। तो कंट्रोल करने का जो आपका प्रोसेस है उसका पहला स्टेप क्या होगा? आप उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे, उनके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, आप सुधारात्मक कार्य या करेक्टिव एक्शन लेंगे, आप पहले गोल्स एंड स्टैंडर्ड सेट करेंगे या आप पहले विचलन के कारण का पता करेंगे। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था कि सबसे पहले अपन गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इनमें से सबसे पहले जो काम होना था वो ये है कि हम पहले उनके लिए गोल और स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर उनके कार्यों का अपन मूल्यांकन करेंगे और फिर अगर डिविएशन है तो हम उसके डिविएशन के कारणों का पता करेंगे कि जो हमने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ और उसके बाद हम नेसेसरी एक्शन लेंगे। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता या मैं कहूँ कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ या नेट वगैरह की तरफ ये क्वेश्चन आता तो ये आपसे सीक्वेंस बताता कि इसको आप सीक्वेंस में जमा कीजिए। तो फिर आप सीक्वेंस जमा करते, सबसे पहले गोल एंड स्टैंडर्ड सेट करना, उसके बाद उनके कार्य का मूल्यांकन करना, फिर उसके बाद अगर विचलन है तो के कारणों का पता करना और लास्ट में करेक्टिव एक्शन लेना। इससे आप बात समझ गए होंगे, मैं आपको आगे के लिए भी बता रहा था। तो चलिए ठीक है, लक्ष्यों और प्रमापों का निर्धारण इसका आंसर रहेगा। एक बार आप स्क्रीन में वापस देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक भी चीजें हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। जिन्होंने पेपर दे दिया है उनके लिए तो अब ठीक है, सही गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, गलत हुआ तो उनको दुख हो रहा है, सुनने की इच्छा नहीं कर रही होगी मेरे को। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना विद्यार्थी जो अभी देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंट्रोल में आप सबसे पहले क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड सेट करोगे। मतलब जब भी आपको परफॉर्मेंस मेजर करनी होती है ना, आप खुद ही देखो, आप एक होता है सेल्फ कंट्रोल, आप खुद पे कंट्रोल कैसे करोगे। आप अभी भी भविष्य में बहुत सारी परीक्षाएं देंगे, तो आप देखिए खुद के ऊपर कंट्रोल कैसे स्टैब्लिश करेंगे। पहले आप अपना एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आज आपने तय किया कि मैं 5 चैप्टर करूंगा, 5 चैप्टर करूंगा, ये आपने एक तरह से गोल सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने दिन भर में जो किया, रात को एनालिसिस कीजिए, अपना परफॉर्मेंस मेजर कीजिए कि आपने 4 किए, 6 किए, मान लीजिए आपने 4 किए, तो फिर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि कम किया कि ज्यादा किया और कितना अंतर आया, डिविएशन जो आया उसको अंतर बोलते हैं, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, और फिर आप उसके रीजंस पता कीजिए और लास्ट में करेक्टिव एक्शन लीजिए, चीजों को सही कीजिए अगर जरूरत है तो, ठीक है। फ्रॉम फॉलोइंग विच इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? यूटीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई या एक्सिस? तो इसमें से जो एसबीआई बैंक है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और ये वैसे भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो भारत के जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, देखिए, एक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ड है स्टेट, एक है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक है आपका ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, स्टेट सेंट्रल से होते हुए आप ओवरसीज तक निकल गए, ठीक है। एक में कुछ भी नहीं है, खाली बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या इसका एक और नाम इंडियन बैंक। कुछ स्टेट्स के नाम पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, और कुछ अजीब से नाम है, कैनरा बैंक, यूको बैंक। तो इस तरह से ये 12 नाम है, ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, ठीक है सर। चलिए, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, ये बहुत ही पॉपुलर है और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को बढ़ावा देता है कि जो प्रबंध है बेसिकली वो व्यक्तियों का विकास करना है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मतलब ये व्यक्तियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये एप्पली ने दिया है, लॉरेंस ए एप्पली ने ये कथन दिया है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। बहुत ही पॉपुलर टर्म है। ये इसका आंसर गलती से यहाँ पे हेनरी फेयल आ गया है, ये कथन लॉरेंस एप्पली का है, 3 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज 100% स्टेटमेंट? ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ये आपके फाइनेंशियल एनालिसिस में जो टेक्निक होती है और सबसे एक अच्छी सी टेक्निक होती है कॉमन साइज। कॉमन साइज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में ये जो लाइब्रेरी की जोड़ है, ठीक है, उसको अपन 100 मान लेते हैं, या इधर आपकी जो असेट्स की जोड़ है उसे अपन 100 मान लेते हैं। तो ये जो बनेगा ना, इसे बोलेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो होती है, उसके पास में अपन एक कॉलम इंसर्ट कर दें और अपन ये देख लें कि अपना इक्विटी है 30%, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 20%, करंट लायबिलिटी है मान लीजिए 50%। तो ऐसे करके इसे 100% स्टेटमेंट बोलते हैं। तो सेकेंड और जल्दी जल्दी में गड़बड़ मत करना, कंपैरेटिव मत करना, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है, ये इसका आंसर है बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? इनमें से क्या एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है? तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें आपका सोल प्रोप्राइटर होता है,
एकल स्वामी, पार्टनरशिप होता है, एचयूएफ होता है, कंपनी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। तो ये अभी क्वेश्चन है एकल स्वामित्व के बारे में। एकल स्वामित्व में क्या क्विक डिसीजन होते हैं? यस। एकल स्वामित्व में क्या लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? नो, लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब व्यक्ति का और फर्म का अलग स्वामित्व होता है? नहीं होता। कंपनी में जो कंपनी के ओनर होते हैं और जो कंपनी है उनका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में या इंडिविजुअल्स में सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। व्यक्ति खत्म तो फर्म खत्म, व्यक्ति खत्म फर्म खत्म। तो ये दोनों नहीं है, तो इसका आंसर 4 आएगा। मतलब ऑप्शंस काफी अच्छे थे इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये था कि क्या एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है, तो सेकंड भी विशेषता नहीं है, थर्ड भी विशेषता नहीं है, इसलिए इसका आंसर 4th आएगा। नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? जो पूरे साल में हुआ था, जैसे 31 मार्च 2021 को आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्या पोजीशन थी, और 31 मार्च 2022 को आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्या पोजीशन है। इसके बीच में स्टडी किया जाता है, लेकिन ये हो चुका होता है। ये पूरे साल में जो भी हलचल होनी होती है वो हो चुका होता है, उसके बाद एनालाइज किया जाता है। तो ये टेक्निक जो है वो भूतकालीन विश्लेषण की है। दिस इज द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ पास्ट। बाकी ऑप्शन को देखें, ये फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल फोरकास्ट करता है, ऐसा नहीं है। फ्यूचर के लिए अंदाजा नहीं लगाता। ये टेम्परेरी कैश रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करता है, ये भी नहीं है। एक कैश बजट नाम की चीज जरूर होती है, कैश बजट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। कैश बजट जरूर ये बताता है कि आपको आने वाले समय में टेम्परेरी कितने धन की आवश्यकता होगी। तो कैश बजट का क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर बी होता है, लेकिन ये कैश फ्लो का क्वेश्चन था। तो कैश फ्लो जो होता है वो बेसिकली पास्ट एनालिसिस की एक टेक्निक होती है, और ये आपके फाइनेंशियल पैटर्न को दिखाता है, ऐसा में नहीं है, ऐसा में नहीं है। ये कोई ट्रेंड एनालिसिस नहीं है जो पैटर्न को दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच लॉ ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट इफ connection between stimulus and response is accompanied by satisfy state its strength of connection is increased। well, सीखने का कौन सा नियम ये बताता है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध संतुष्टि के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है। तो ये है आपका प्रभाव का नियम। अगेन मुझे नहीं आता। which of the following agency is responsible for formulating the fiscal policy in India? वेल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति के लिए तो जिम्मेदार है आरबीआई, और एक होती है आपकी राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। तो सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो राजकोषीय नीति तय करता है, कितना रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, कितना पब्लिक लोन लेना है, ये सब फिस्कल पॉलिसी में आता है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, जरूरत पड़ने पर हीनार्थ प्रबंधन, ये सब आपका फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का अंग होता है, ठीक है। तो ये करता कौन है? ये करता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ठीक है। सेबी जो है, सेबी आपके कैपिटल मार्केट का ध्यान रखता है, आरबीआई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का ध्यान रखता है, और नाबार्ड जो होता है वो रूरल बैंकिंग की सबसे बड़ी सुप्रीम संस्था होती है। इसका आंसर 3 था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव्स। अगेन अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जो बच्चे कम पढ़ाई करके जाते हैं उनको वर्किंग कैपिटल सुबह शाम रटा हुआ होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सही भी है, वर्किंग कैपिटल हो तो यही बोलना है। कभी अगर आपको नेट वर्किंग कैपिटल बोले तो भी इसका फॉर्मूला यही है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछा था तो आपको केवल और केवल करंट एसेट्स लेने थे। जब भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछा जाए तो आपको केवल और केवल आपके करंट एसेट्स लेने हैं। इसमें भी बच्चा फिसल सकता है, जल्दी जल्दी वो टोटल एसेट बोल दे, तो इसका सही आंसर है टोटल करंट एसेट्स। तो सेकंड इसका आंसर। नेक्स्ट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी डिडक्टेड। ठीक है, थोड़ा इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलना चाहिए था, ये इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जैसे मैं पहले बताऊं, इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होगा तो पैसा जाएगा, इन्वेंट्री अगर डिक्रीज होगा तो पैसा आएगा, और ट्रेड पेबल में अगर इंक्रीज होगा तो पैसा आएगा। इसका रीजन ये होता है कि करंट एसेट्स के बढ़ने पर पैसा जाता है और करंट लायबिलिटी के बढ़ने पर पैसा आता है। इस तरह से कैश फ्लो का काम करता है मेथड। तो इंक्रीज इन पेबल से आपका पास पैसा आएगा
और अक्रूड इनकम एक करंट एसेट होता है, करंट एसेट में डिक्रीज होने पर भी पैसा आएगा। तो वैसे भी ऑड वन आउट हो गया, इन तीनों में तो पैसा आ रहा है, इन तीनों में पैसा आ रहा है, और इन्वेंट्री को इंक्रीज करने के चक्कर में या इन्वेंट्री को परचेज करने के चक्कर में आपका पैसा गया होगा, तो इसलिए वो घटेगा। तो ये आपकी माइनस की आइटम है। कैश इनफ्लो काउंट करते समय ये आपकी माइनस की आइटम है, बाकी की जो तीनों है वो आपकी प्लस की आइटम है। आंसर इसका ए हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट इज विच एजेंसी कैलकुलेट्स नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? तो भारत की राष्ट्रीय आय को कौन गिनेगा? आरबीआई, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक का मामला है, इनकम वगैरह काउंट करना, डेटा वगैरह कलेक्ट करना, तो ये काम देश का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करेगा। तो 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैज रिलेटिवली हाई इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि जो आनुवंशिकता होती है, तो आनुवंशिकता का बेसिकली आपके शरीर के स्ट्रक्चर में फर्क करता है। देखो ऐसे समझो ना कि इसका आंसर फिजिकल आएगा ना। यूं समझो कि माता पिता गोरे होते हैं तो संतान गोरी होती है, माता पिता अगर डार्क कलर के हैं तो संतान डार्क कलर की होती है, माता पिता लंबे हैं तो संतान लंबे होती है। तो उनके जीन्स जो ट्रांसफर होते हैं, तो जो आनुवांशिकता होती है, हेरिडिटी होती है, उसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो शारीरिक संरचना पे पड़ता है। तो साइकोलॉजी क्वेश्चन पर बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट इज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड बाय। आपकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, इसे आप कैसे देखोगे? तो इससे आप देखोगे कि रियल नेशनल प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है क्या। कई बार क्या होता है, मॉनेटरी नेशनल प्रोडक्ट तो बढ़ जाता है। मॉनेटरी नेशनल प्रोडक्ट मतलब देश में जो एक वर्ष में वस्तुएं सीमाएं उत्पादित हो रही हैं, ठीक है, और उसके अंदर ये तो डोमेस्टिक इनकम होती है, प्लस इसमें से बाहर से होने वाली इनकम को जोड़ देते हैं, तो वो आपका नेशनल प्रोडक्ट बनता है। वो महंगाई की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से आपको बढ़ता दिखाई दे सकता है, लेकिन जब उसे अपन एक खास तरह से इंडेक्स करते हैं या खास तरह से समझो उसकी उसे बेस ईयर की कीमतों में लाते हैं, तो आपको रियल एनपी पता लगता है। उससे आपको पता लगता है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। ये सब तो ऐसे फैक्टर होते हैं, मृत्यु दर में गिरावट आनी चाहिए, जनसंख्या दर में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, शिक्षा के स्तर में बढ़ावा आना चाहिए, लेकिन ये सब इतने नहीं है। मेन तो ये है कि देखा जाता है कि आपका रियल एनपी बढ़ रहा है तो माना जाता है कि आपकी कंट्री है। एक बैंकिंग कंपनी चाहती है कि 5,000 जो डिवेंचर हैं, जो कि 1,000 रुपए वाले हैं, उनको उनका रिडम्पशन करना चाहती है। उनके पास सफिशिएंट डिविजिबल प्रॉफिट्स पड़े हैं, पर्याप्त मात्रा में उनके पास विभाजन योग्य लाभ है। ये पूछते हैं कि बताओ कितना डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना चाहिए सेक्शन 71(4) की अनुपालना में। तो वैसे ये बात सही है कि कोई कंपनी होती है, वो डिवेंचर इशू करती है, तो उनको रिडम्पशन करने से पहले डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो बैंकिंग कंपनीज हैं, उन बैंकिंग कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया गया है, मुक्त किया गया है, उनको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। और वैसे डीआरआर पहले 15% था, अभी डीआरआर 10% है। मैं आपको एक नियम बता देता हूँ। जितने भी इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, और जितने भी बैंक हैं जिनको बैंकिंग कंपनीज बोलते हैं, चाहे उनको सार्वजनिक रूप से ऋण पत्र इशू किए गए हों, चाहे प्राइवेट रूप से उनको ऋण पत्र इशू किए गए हों, उनके द्वारा डिवेंचर इशू किए गए हों, उनको उसके लिए उनके रिडम्पशन के लिए डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको भी डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी जो अनलिस्टेड कंपनी है उनको 10% डीआरआर बनाना होगा। और ये कहाँ से लिया है मैंने? ये आईसीएआई के मॉड्यूल से लिया है। वैसे 12th सीबीएसई की बुक में भी आप देखोगे तो आपको ये नियम मिल जाएंगे। An entrepreneur who does not want to adopt any kind of innovation is called। वापस उद्यमिता में नेचर के प्रकार पे आया है। जैसे मैंने बताया था कि 4 प्रकार के उद्यमी होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, इमिटेटिव होते हैं, फेबियन होते हैं, ड्रोन होते हैं। तो नाम से पता लगता है ये आलसी आदमी है, ये नवाचार अपनाना ही नहीं चाहता, ठीक है। आप बुरा नहीं मानेगा, अपने में से भी कुछ स्टूडेंट होते हैं वो थोड़े से आलसी प्रकृति के होते हैं। उनको लगता है कि बार-बार फॉर्म भरने से ही उसके कि सर मैं एक बार और ट्राई करूंगा, एक बार और ट्राई करूंगा। वेरी गुड, ट्राई तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि बार-बार ट्राई करने की नौबत क्यों आए? आप अपने तौर तरीकों को बदलिए। अगर आपका एक बार में अटेम्प्ट नहीं लगता है सही, तो इसका मतलब है आपके तरीके में कुछ दिक्कत है।
तो आपको अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा, उसमें आप आलसी नहीं रह सकते। ये आलसी उद्यमी भी क्या करता है, ये किसी भी प्रकार के नवाचार को नहीं अपनाना चाहता। ठीक है, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। आलसी उद्यमी ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिन्हें बदलना पसंद नहीं होता। ये पुराने विचारों के वाहक होते हैं। ये अपने पारंपरिक या रूढ़िवादी निर्माण प्रक्रियाओं के साथ ही काम करते रहना चाहते हैं। ये यहाँ तक कि वो जो चल रहे हैं उन तरीकों पे भी गौर गर्व और परंपरा का अनुभव करते हैं। मतलब उनका जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है उस पे भी वो दे फील प्राउड कि हम सही हैं। मतलब उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे, उस तरीके से वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। हो सकता है कि वो थोड़े समय में खत्म ही हो जाए, फिर भी वो बदलना नहीं चाहते। The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time of that price. इसमें एक बहुत टेक्निकल परिभाषा है। किसी दी हुई कीमत पर, किसी दी हुई कीमत, जैसे मान लीजिए 8 रुपए पर, मांग का मतलब क्या होगा, उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर उस समय विशेष पे खरीदी जाएगी। तो जैसे 8 रुपए की कीमत हो तो 5000 यूनिट्स खरीदे जाएंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसे हम कहेंगे मांग है। तो मांग की ये परिभाषा बैनम ने दी थी। आगे मिल, पेंसन, बॉबर, इन लोगों ने भी दी होगी, पर ये परिभाषा बैनम की है। टफ क्वेश्चन था, टफ इन द सेंस देखे गए थे तो बहुत आसान था। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C. A ने अपने हिस्से का 1/5 दिया। देखो साफ लिखा है अपने हिस्से का 1/5, तो A का मतलब होता है 3/5। उसने अपने हिस्से का 1/5 दिया तो 3/25। और B ने अपने हिस्से, तो B का मतलब होता है 2/5, अपने हिस्से का 2/5, तो ये हो गया 4/25। ए ने दिया अपने हिस्से का साउंड आते ही इंटू लगाना होता है, और बी ने अपने हिस्से का 2/5, तो इनका सेक्रीफाइस का रेशियो हो गया 3:4। इसका आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज इक्वल टू, तो ये वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल कितनी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए ऑपरेटिंग साइकिल देखा जाता है कि आपके पैसे को घूम के आने में कितना समय लगता है। यानी सबसे पहले पैसा रॉ मटेरियल में बिजी हो जाता है, फंस जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग चलती है तो आपका वर्क इन प्रोसेस पीरियड होता है। फिर माल तैयार होने के बाद भी गोदाम में पड़ा रहता है। फिर डेटर को उधार देने के बाद भी बहुत समय तक पैसा नहीं आता। थोड़ा बहुत हमें भी छूट मिलती है क्रेडिटर से। तो ये जो हमारा कहलाता है इसे हम बोलते हैं ओसी, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला, इसमें से आप चारों ऑप्शन देखेंगे, चौथा सही है। मटेरियल, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, कन्वर्जन पीरियड यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने में लगने वाला समय, फिनिश गुड्स मतलब उसके बिकने से पहले, सेल होने से पहले जितना समय वो गोडाउन में रहता है वो वाला समय, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, सेल के बाद भी पैसा मिलने तक में लगने वाला समय, क्रेडिट पीरियड, और इसमें से अपन क्रेडिटर पेमेंट पीरियड को लेस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एन आइडियल टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी, आप जो शिक्षण के लिए लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं वो होना चाहिए इंटरेस्टिंग, हाँ, इंफॉर्मेटिव, हाँ, कठोर नहीं, ठीक है, सटीक, एक्यूरेट होना चाहिए। तो आपका आ जाएगा ABD। ठीक है, ABD विलियर्स सेकंड इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, और पता नहीं कितनी बार सैंपल पेपर में पूछा कि जो संयोगिक अनुबंध होते हैं वो क्या होते हैं। संयोगिक अनुबंध होते हैं वैध। इस संयोगिक अनुबंध वैध कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं किसी को ये कहूं कि अगर आज बरसात हुई तो मैं आपसे 500 छाते खरीदूंगा। तो मैं 500 छाते कब खरीदूंगा, अगर आज बरसात होगी तो, यानी छाते खरीदने का जो अग्रीमेंट है वो बरसात के होने पर डिपेंड करता है। अब इसका क्या मतलब होगा, बरसात हो जाएगी तो ले लूंगा, नहीं होगी तो नहीं लूंगा। तो ये संयोगिक अनुबंध है, ये पूरी तरह वैध है, परफेक्टली वैलिड है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैध अनुबंध होते हैं। ठीक है, और इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस। टफ क्वेश्चन था, क्योंकि हम जब कॉस्टिंग पढ़ के जाते हैं तो हम जानते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, ऑफिस ओवरहेड होते हैं, सेलिंग ओवरहेड होते हैं, लेकिन उसमें पूरा ध्यान रखो तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, पूरा नाम होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, अब एक एक को पढ़ते हैं फिर एक्सक्लूड करेंगे। सेल मैनेजर की सैलरी, ये वैसे सेलिंग ओवरहेड है। कैटलॉग और प्राइस लिस्ट जो हम छपवाते हैं वो भी हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड में अपन ग्राहक को माल भिजवाते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो साथ पढ़ा जाता है, पर बेसिकली इसका ये नेचर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है।
ठीक है। मटेरियल यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, मटेरियल आप माल आपने बेच दिया तो उसके लिए ये भी एक्सपेंस जो है ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। या मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, देखो भाड़ा आपका कब लगेगा, जब सेल होगी, तो इसका सेल से डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, समझना। आप प्रोडक्ट को पैक करके कब रवाना करोगे, जब सेल हो जाएगी, तो इसका भी सेल से डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है। कैटलॉग और प्राइस लिस्ट का भी सेल से डायरेक्ट कनेक्ट है, लेकिन जो सेल मैनेजर की सैलरी ना वो तो आपको देनी ही देनी है, चाहे सेल हो चाहे नहीं हो। वो सेलिंग डिपार्टमेंट में बंदा है, लेकिन इसकी सैलरी का सेल्स से सीधा रिलेशन नहीं है। बाकी तीनों आइटमों का सेल्स से सीधा रिलेशन है। अगर मान लो इसमें सेलिंग कमीशन होता है ना, वर्ड सेलिंग कमीशन, तो सेलिंग कमीशन का भी सेल्स से सीधा रिलेशन है, लेकिन जो मैनेजर की सैलरी है वो तो आपको देनी ही देनी है, तो ये आपका इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस है। तो इसका आंसर नो डाउट ए ही रहने वाला है, ए ही आंसर प्रिंट होके आएगा। वैसे ये कहता है कि प्रत्यक्ष बिक्री में डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस वो है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सेल से सटीक मतलब एक्यूरेटली रिलेटेड है। ठीक है। और जैसे मान लो मैं जैसे कोर्स है, मान लो मेरा 249 वाला कोर्स है, जब भी मैं वो सेल करता हूँ ना तो मुझे 5% कमीशन देनी पड़ती है और 2.5% मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। हालांकि मैं स्टूडेंट से नहीं लेता, पर एक बात बता रहा हूँ, मेरा 5% कमीशन कटता है और 2.5% मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। तो ये जो है ना इसका सेल से क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। ठीक है। और मान लीजिए कि मैं ये जो भी पीपीटीज वगैरह तैयार करता हूँ उस या एडिटिंग वगैरह कराता हूँ, थंबनेल वगैरह बनवाता हूँ, उसके लिए एक लड़के को मैं सैलरी देता हूँ, तो वो उसको सैलरी मुझे देनी ही देनी है। मेरा इसी महीने में यूनिट ज्यादा बिकते हैं तो भी देनी है, नहीं बिकते हैं, कम बिकते हैं तब भी मुझे देनी देनी है, तो वो आपका इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। तो इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो सेल से पहले होते हैं या सेल्स के बाद होते हैं। इसमें आपका जो आपका सेल पर्सन है उसकी सैलरी, सेल पर्सन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसके अकोमोडेशन पे होने वाला खर्चा, यानी सेल पर्सन से जुड़े हुए खर्चे, लेकिन कमीशन नहीं, नॉट सेलिंग कमीशन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स, वेस्ट मत समझना इसको, वेस्ट मतलब फालतू की एसेट्स नहीं। वेस्टिंग एसेट्स मतलब होता है क्षयी संपत्ति। क्षय संपत्ति मतलब जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है। तो डिप्लीट क्यों हो जाएगी, या तो वो समय गुजरने की वजह से डिप्लीट हो जाएगी, या यूज करने की वजह से डिप्लीट हो जाएगी, या कहीं एग्जॉस्ट होने की वजह से डिप्लीट हो जाएगी। जैसे ऑयल वेल है, आप तेल के कुएं में से तेल निकालते रहो, एंड में कभी ना कभी खाली हो जाएगा। गोल्ड माइन में से आप गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते रहो, कभी ना कभी वो खाली हो जाएगा। अगर आपका 5 साल का कॉपीराइट है, 5 साल तो कभी ना कभी तो पूरे होंगे ही होंगे। अगर आपकी कोई लीज पे एसेट्स है तो कभी ना कभी तो लीज खत्म होगी ही होगी। तो ये सारे आपके वेस्टिंग एसेट्स के एग्जांपल हैं। लेकिन जो लैंड है वो तो चराचार मतलब वो तो चिर निरंतर है जी, वो तो कहीं नहीं जानी, तो वो क्षयी संपत्ति का उदाहरण नहीं है। तो लैंड इस केस में इसका आंसर हो जाएगा। वेस्टिंग एसेट्स वो होती हैं जो कि कंज्यूम कर ली जाती हैं, जिनको काम में ले लिया जाता है, यूज हो जाती हैं, और या समय के गुजरने के साथ जो लैप्स हो जाती हैं। पेटेंट ट्रेडमार्क इनकी एक लाइफ होती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, माइंस जो खान वगैरह होती हैं, ऑयल वेल, जंगल वगैरह, स्टोन माइंस, क्वेरीज वगैरह, कोयले की खानें, ये सब वेस्टिंग एसेट्स होती हैं। Which vicious circle has defined by Ragnar Nurkse? रैगनर नर्कसे ने कौन से दुष्चक्र का वर्णन किया था? बहुत ही जानने समझने लायक चीज है। उन्होंने गरीबी के दुष्चक्र के बारे में बात की थी। ठीक है, कि क्यों एक गरीब आदमी गरीब बना रहता है, या क्यों एक देश गरीब गरीब बना रहता है, उस गरीबी के दुष्चक्र को उन्होंने समझाया था। ठीक है, थोड़ा सा कहें कि पॉवर्टी हटा दिया था सिलेबस में से, नहीं देना चाहिए था, बट एनीवेज आ गया है। तो देखिए, जब कोई आदमी गरीब होता है तो क्या होता है, सोचो आप, जब आदमी कोई गरीब होता है तो उसके पास इतने संसाधन नहीं होते, तो जैसे तैसे वो बहुत ही लो मात्रा में प्रोडक्शन कर पाता है, प्रोडक्शन बहुत कम कर पाता है। उसके बाद ये ऊपर होना चाहिए था, अगर वो कम प्रोडक्शन करेगा तो वो कम ही डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएगा। उसके बाद है ही माल कम, तो कम ही डिमांड सेटिस्फाई कर पाएगा, तो इनकम क्या हो जाएगा, इनकम उसकी लो हो जाएगी। इनकम लो होने से क्या होगा, वो तो खाने पे खर्च हो जाएगी, खाने पे खर्च हो जाएगी, बचत कब करेगा, बचत कब करेगा तो कैपिटल कब बनेगी, तो कैपिटल नहीं होती, कैपिटल ही नहीं होती तो वापस वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता, इन्वेस्ट नहीं कर पाता तो फिर वो प्रोडक्शन वापस नहीं होता, तो फिर गरीब गरीब बना रहता है। तो ये गरीबी का चक्कर चलता ही रहता है कि गरीब गरीब क्यों है, क्योंकि वो गरीब है, खतरनाक। तो ये ऐसा होता है सर, बहुत गरीबी का हाल, गरीबी से छलांग मार के निकल पाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। और अधिकतर लोग, मैं कहूँ
दम तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं इन द सेंस हिम्मत हार जाते हैं। वो कहते हैं आप तो ठीक है यार, आप लोग ठीक चल रहे हैं। लेकिन वो एक मन को बहलाने की बात है, क्योंकि एक छलांग मारने से, है ना, देखता ना सुपर 30 में कौन मारेगा छलांग, मैं मारूंगा छलांग, तो है तुम में तो जिगरा छलांग मारने का। In which product service composite costing is useful to calculate final cost of product? Again a very good question. Costing के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, प्रिंटिंग प्रेस में हम कस्टमर की जरूरत के मुताबिक काम करते हैं, जैसा कस्टमर बोलता है वैसा प्रोडक्ट बना के देते हैं, वो जॉब कॉस्टिंग होता है। होटल के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है, क्योंकि अपन वहां पे लोगों को सर्व करते हैं, तो अपन होटल को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है। और जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है उस पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज होता है। तो वैसे तो अपने आप इसमें से बच गया। मोटर कार ऐसी है, मोटर कार पे आपकी जो लगती है वो लगती है कंपोजिट कॉस्टिंग। उसका रीजन क्या है, मोटर कार में क्या होता है, बहुत सारे की चीजों की जरूरत होती है, इंजन, टायर, लाइटिंग, बॉडी, बहुत तरह की चीजें होती है। तो वो अलग अलग जगह से बन के आती है और वो अलग अलग कॉस्टिंग टेक्निक से बनती हैं। उसके बाद उसको असेंबल किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपकी फरारी तैयार हो जाती है। तो ये जो कार आपकी तैयार हो जाती है, उसकी फाइनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको कंपोजिट कॉस्टिंग या मल्टीपल कॉस्टिंग यूज करनी पड़ेगी। मैं आगे इसको और समझाता हूँ कि ये कॉस्टिंग का वो एक तरीका है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप जो चीज बना रहे हो उसमें कई प्रोसेस्ड पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स की कीमत अलग अलग होती है। तो जैसे टीवी है, टीवी में अंदर बहुत तरह के चीजें होती हैं, व्हीकल, वाहन है, कंप्यूटर है, हवाई जहाज है, मोबाइल है, उसमें बहुत सारी चीजें तो जरूरत होती है। तो वहां पे आपको कंपोजिट या मल्टीपल कॉस्टिंग का यूज करना है। In which of the following year the proposal to set up national recruitment agency was approved by government of India? Again एक बात मैंने लगभग देखी है कि सारे कंपटीशन एग्जामों में, अधिकतर में, खास करके गवर्नमेंट वालों में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जरूर पूछा जाता है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं राज्य या केंद्र के प्रति थोड़ी सी वफादारी दिखाई जाती है। और एक क्वेश्चन, या वफादारी की बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, अवेयरनेस का भी पार्ट है कि भाई लोगों को आपके थ्रू या पढ़ने के दौरान पता चलना चाहिए कि कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो बनता है क्वेश्चन, योजनाएं, सिद्धांत वगैरह वगैरह, आप एनालिसिस करें तो बहुत बातें समझ में आती हैं। खैर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि अब एक नेशनल एजेंसी बनाई जाएगी, रिक्रूटमेंट एजेंसी? तो ये 2020 की बात है। तो क्या था 2020 में, ऐसा क्या हुआ था, जरा देख लेते हैं। भारत सरकार ने एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी बनाई है, उसका नाम रखा है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो जो ग्रुप सी के पेपर होते हैं और जो ग्रुप डी के पेपर होते हैं उनको अब ये एजेंसी करवाएगी। उसके लिए वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। ये सीईटी का जिन्न वैसे राजस्थान में भी प्रवेश कर चुका है और बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो लो लेवल के एग्जाम है, तो वो सीईटी के माध्यम से ली जाएंगे। हालांकि इसके फायदे भी हैं कि इस लेवल पे होने के बाद मेन क्वालिफाइंग एग्जाम बाद में होगा, तो उससे होगा ये कि जितने दो दो पेपर खरीदना लोगों के लिए, जो चोर उचक्के लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, उनके लिए दो दो बार पेपर खरीदना संभव नहीं होता और पहले राउंड पे ही छटनी हो जाती है। तो क्रीम लोग ही आगे आते हैं, 15 गुना 20 गुना जितने भी हैं वो इतने क्रीम लोग ही आगे आते हैं। और फिर क्रीम लोगों को एक जो संभाग स्तर पे जो साफ सुथरा जिला है या हेडक्वार्टर है, शहरी क्षेत्र है, वहां पे उनका पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराया जा सकता है। जब बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चों का एग्जाम कराया जाता है तब इंटीरियर गांव देहात या बहुत किनारे पे, कहीं बहुत रिमोट एरियाज में उनके सेंटर स्टैब्लिश होते हैं और सेंटर इतनी दूर होते हैं तो फिर बेईमानी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां तक निगरानी, मॉनिटरिंग करना संभव नहीं होता है। तो ये ठीक है कि सीईटी के माध्यम से पहले लेवल पे छटनी कर दी जाएगी और फिर उनका ही आगे क्वालिफाइंग एग्जाम लिया जाएगा। इसके लिए एक नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी बनाई गई है और इसमें एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एसएससी और आरआरबी, ये जो बहुत मेन रिक्रूटर्स एजेंसीज हैं, उनके प्रतिनिधि बैठाए गए हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं या ऑटोनोमस गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं, उनके लिए ये है। थोड़ा और देख लीजिए, एब्रीविएशन इसको शॉर्ट में एनआरए कहेंगे। 19 अगस्त 2020 को इसकी स्थापना हुई है। लगभग 2 साल हो चुके हैं क्योंकि मैं वीडियो 2022 में बना रहा हूँ। और ये एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर नई इंडिया क्या, नई दिल्ली में हो गया, ठीक, चलिए आगे।
और बस एक दो क्वेश्चन और हैं। व्हेन स्पेशल टेक्निक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन वर्क इन अ यूनिट, पीपल ऑफ दैट इंडस्ट्री बिकेम अनएम्प्लॉयड, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ज्यादा नहीं, कि जब कोई विशेष विशेष तकनीक है वो उत्पादन कार्यों में प्रवेश कर लेती है, जैसे ही वहां प्रवेश होती है तो वहां के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये क्या है? तो ये वैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको कह सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। आई विल गो विद दिस, मैं इसका आंसर 4 दूंगा। वैसे ये इसी का कहीं की रीजन होता है। ओके, होता क्या है कि किसी क्षेत्र में नई तकनीक आ गई। फॉर एग्जांपल, पहले रोड वगैरह की जो खुदाई होती थी या कहीं पे भी कोई खुदाई वगैरह होती थी, तोड़फोड़ होती थी, वो व्यक्ति करते थे, ठीक है। और फिर क्या हो गया, फिर वहां पे जेसीबी आने लग गई, ठीक है, जेसीबी आ गए, बुलडोजर आ गए, ठीक है। तो अब ये ने क्या किया, बहुत लोगों का काम छीन लिया। तो नौकरी किनको मिली? या तो जिनको जेसीबी चलानी आती है, ठीक है। अब कई जगह ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन में तो मतलब ये हो गया कि किसी की भी जरूरत नहीं है। तो जब कोई एरिया में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वहां उस टेक्नोलॉजी वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अगर वो नई स्किल अडॉप्ट नहीं करते तो फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी बेरोजगारी जरा पढ़ते हैं। ऐसी बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में नई तकनीक की शुरुआत के परिणाम स्वरूप होती है। और वो क्या करती है, इसमें मशीन जो होती है ना, मशीन वो लेबर को रिप्लेस कर देती है, या ऑटोमेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट के हैसियत से सुन रहे हैं। लेकिन मैं कहना इसमें ये चाह रहा था कि लोग समझते नहीं है। लोग, कई मैंने देखा है, काम चोरी करना पसंद करते हैं। वो देखते हैं कि समहाउ गवर्नमेंट जॉब में आ जाए या किसी भी जॉब में आ जाए, फिर काम चोरी ना करें, बातें करके ही काम चला लें। मैं कहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये जो इतना मॉडर्नाइजेशन या मशीनाइजेशन हो रहा है, मशीनें आ रही है ना, ये इसलिए भी आ रही है क्योंकि व्यक्तियों से काम लेना बहुत मुश्किल हो गया है। जो जो संस्था के स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं, उनके लिए व्यक्तियों से काम कराना बड़ा मुश्किल हो गया है। व्यक्ति बड़े टेढ़े हो गए हैं आजकल। तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं, तू काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। जिस जिस दिन उनको कोई नई मशीन या कुछ नया चीज हाथ लगती है ना, वो तुरंत उसके ऊपर चले जाते हैं। ये बात फैक्ट है। मैं कहना इसमें चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपना अस्तित्व बनाए रखना है, बचाए रखना है, खुद को यूजफुल बनाए रखना है, तो आपको काम करना चाहिए लगातार। चाहे आप आज गवर्नमेंट जॉब में आ जाए, चाहे प्राइवेट जॉब में आते हैं, अगर आपको अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखना है ना, काम का बनाए रखना है, आपको किक ना मारी जाए, लात ना मारी जाए, तो आपको लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। वरना किसी दिन कोई मशीन आके आपको आउटडेटेड कर देगी, बाहर कर देगी। और ये भी समझने की बात है कि अगर आपके ना चाहते हुए भी, अच्छा काम करते हुए भी कोई अगर मशीन या स्किल आ गई है, तो आप फटाफट स्किल लर्न कीजिए और वो स्किल को अडेप्ट कीजिए। जो समय की मांग है उसके अनुसार चलिए, नहीं तो आपका अस्तित्व नाश हो जाएगा। तो प्रौद्योगिकी बेरोजगारी बहुत खतरनाक है। ऐसी बेरोजगारी इसलिए होती है, और ये तो तकनीक का जमाना है। अब तो देखो ना, हर चीज की तकनीक आ गई, कितने ऐप, कितने सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो आप सोचो क्या हाल हो रहा है। ऐसी बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में नई तकनीक के आने की वजह से होती है, ये या तो लेबर को रिप्लेस कर देती है या कार्यों को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देती है। ये कार्य वैसे पहले श्रमिक द्वारा किए जाते थे। हाल के दिनों में जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है या जो ऑटोमेशन हुआ है, इससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में व्यापक रूप से नौकरियों का नुकसान हुआ है। हालांकि प्रौद्योगिकी ने नए क्षेत्र में नौकरियां पैदा की है, लेकिन लेकिन नई, ये जो नई स्किल होती है उसके लिए थोड़े हाई स्किल की जरूरत होती है, और कई बार लेबर पीछे रह जाते हैं तो वो अपना नहीं पाते, ठीक है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत भाषणबाजी आज आपने सुनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? इनमें से अच्छा है ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, क्योंकि ये हमेशा से फंसने वाला क्वेश्चन होता था कि अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है, और हर बार क्वेश्चन फंस जाता था। पर ये क्वेश्चन था कि अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। व्यापार की ट्रू और फेयर पोजीशन की जानकारी करना ये उद्देश्य है। एरर को डिटेक्ट करना भी कहीं ना कहीं उद्देश्य है। फ्रॉड को पता लगाना भी उद्देश्य है। एरर होते हैं, गलती से हो जाते हैं। फ्रॉड जो होते हैं वो जानबूझ के किए जाते हैं। अंकेक्षण से हम उम्मीद तो करते हैं कि उनका वो पता लगाएगा, लेकिन वो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के कंसल्टेंट की तरह कार्य करेगा। ये ऑडिट का उद्देश्य नहीं होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना दिया, और ये आप याद कर लीजिए। आज की लास्ट स्लाइड है ये। ऑब्जेक्टिव, ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या है? तो ऑडिटिंग का प्राइमरी उद्देश्य तो होता है बुक्स की एक्यूरेसी की जांच करना,
कि हमने जो लेखा पुस्तकें तैयार की है वो एक्यूरेट है या नहीं, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन देना, राय देना कि उन मतलब ऑडिटर की नजर में खाते उचित तरीके से रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, अपनी राय या ओपिनियन देना। साथ ही साथ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव उसके माने जाते हैं कि वो एरर के रोकथाम की और उनको पकड़ने की व्यवस्था करेगा, कोशिश करेगा, और साथ ही साथ फ्रॉड को रोकने की, और अगर हो गए हैं तो उनको पकड़ने का वो काम करेगा। तो ये उसके प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते थे। लेकिन कहीं से भी वो अपनी संस्था के लिए कहें कि क्या बोले कि कंसल्टेंट का काम करेगा, ऐसा नहीं है। पिछले वीडियो में कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में मैंने बताया ना, कैश के अंदर तो कैश इंक्लूड होता ही है, और कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म कमर्शियल बॉन्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मनी मार्केट अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब आपके कैश इक्विवेलेंट के एग्जाम्पल हैं। और जनरली जब 90 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाता है तो उसे कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो अपने से लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो, बताना हो तो कमेंट कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारी कमांड है।